अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो आप देख रहे हैं। जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज 10वां मैच लखनऊ में जारी है और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने हैं। आज के मैच को भी वर्ल्ड कप के बड़े टाकरों में से कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, लेकिन अगर दोनों की ओवरऑल पहले मैचेस को देखा जाए तो बैलेंस टीमें हैं दोनों। अभी भी जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और कुछ ही देर में पहली इनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के मैच के हवाले से तज्जिए और तबसरे लेते हैं। इरफान, सबसे पहले तो आप जो डिसीजन था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का, उसको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 1 रन तक रोक लिया है। बिल्कुल, इसको ओवरऑल डिसीजन के हवाले से अगर बात करें तो 2 फैक्टर हैं इसके। सबसे पहला डिसीजन तो आप जो पिच होती है उसको देख के फिर डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है। पिच जो है इसकी अगर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना चाहूँ तो ये काफ़ी बुरी पिच पहले पिछले पास में बनी, जिसकी वजह से क्यूरेटर को सैक कर दिया गया था। अच्छा, और फिर न्यू क्यूरेटर आए, उन्होंने ये वैसे भी दोबारा रीडू किया गया पूरे स्टेडियम को, दोबारा सा नया बना है स्टेडियम भी, पिच भी बिल्कुल न्यूली प्रिपेयर्ड है। तो अभी इस पे ऐसा कोई मैच नहीं हुआ न्यू पिच के ऊपर। तो ये पहला मैच है फिर इसका? न्यू पिच के ऊपर ये पहला मैच है जो रीडू किया गया। न्यू क्यूरेटर ने नई पिच बनाई है तो ये उसके बाद जो है ये पहला मैच है। तो आपको पहले ओबियसली आइडिया नहीं होता, फिर जब आप विकेट देखते हो फिर आप डिसाइड करते हो क्या होना चाहिए। विकेट हमें नजर आ रही है, बिल्कुल बैटिंग शॉट है, हल्का सा घास छोड़ा गया है, वो इसीलिए छोड़ा गया है कि बॉल अच्छा बैट पे आता है। जैसे इंग्लैंड की कंडीशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, उधर अगर घास थोड़ा सा भी हो, क्योंकि ऑलरेडी सरफेस हार्ड होता है पिच का, सॉइल हार्ड होती है, क्ले हार्ड होता है, तो उस पर अगर घास होता है तो बॉल सीम और स्विंग बहुत करता है। बट सब कॉन्टिनेंट के पिचेस में अगर थोड़ा सा घास छोड़ा जाए तो आपकी स्पिन को वो खत्म करता है, जो स्पिनर को मदद मिलती है वो उसको रोक देती है चीज़। तो इसलिए मकसद यही था कि अच्छी बैटिंग विकेट मिले और दोनों टीमों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन के माइंड में कहीं ना कहीं था लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने जो डिसीजन लिया था, पहले खुद उन्होंने बैटिंग का जो फैसला किया, हमने देखा कि वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट किया, 199 रन स्कोर किया जो कि इजीली चेस कर लिए। और अभी जो टेंडेंसी चल रही है 80% हम यही देख रहे हैं कि चेस करने वाली साइड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। और उस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बैक किया। और तीसरी चीज़ ये है कि आप वो चीज़ हमेशा क्रिकेट में सेकंड टाइम पे करते हो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अगर किसी टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो वो पहले बैटिंग करती है, किसी की बैटिंग स्ट्रेंथ है तो वो चेस करती है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ भी जो है वो बैटिंग है, बॉलिंग उस तरह नहीं है। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने अभी बड़ी मुश्किल से छठा आउट भी हुआ है और हमने देखा कि इससे पहले 2 कैच ड्रॉप भी हुए थे। ये फाइनली तीसरा कैच है जो कि पकड़ा गया, हो गया है कैच, मिला के पकड़ा। लग रहा है वो एक चीज शो हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए, फास्ट बॉलिंग तो उनकी शायद दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। हमने कल परसों भी बात की, आज सुबह भी बात की प्री ट्रांसमिशन में कि स्पिनर में लैग करते हैं। आप भारत जैसी सब कॉन्टिनेंट की जब कंडीशन में आते हैं तो आपको एक प्रॉपर रेगुलर स्पिनर के साथ आना पड़ता है। एडन ज़ैम्पा जो है वो एक स्पिनर तो है बट वो रिस्ट स्पिनर है, T20 टाइप की बॉलिंग करते हैं, रन कंटेन करने के लिहाज से वो बॉलिंग करते हैं। बहुत कोई उनकी बहुत स्विंग नहीं होती, टर्न नहीं होती। लेग ब्रेक बॉलर तो हैं लेकिन बट अगेन वो रिस्ट इस तरह की थ्रो करते हैं कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती बॉल उनकी, और वो समहाउ जैसे आपकी बॉल सीधी या थोड़ा बहुत डेविएट करती है, तो इस लिहाज से वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा नहीं कर रहे। फिर आप दूसरा बॉलर के तौर पे हम देख रहे हैं कि मैक्सवेल है, आल्दो कि उन्होंने डीकॉक को आउट किया बट वो थोड़े अनलकी रहे। तो जब आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं होते, जैसे हमने बात की अक्सर पटेल इनके पास अच्छी ऑप्शन थी, फिर इसी अक्सर थे, और दूसरा उनके साथ अगर बात करें तो नेथन लाइन जो कि टेस्ट कंटिन्यूसली खेलते हैं और 400 विकेट वो ले चुके हैं। तो ये अगर 2 ऑप्शन को मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं मिस कर गया। लेकिन अपने 15 के स्क्वाड में से मैं सुन रही थी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आज के इस मैच में हो सकता है कि एक जो कहते हैं ना मैच विनर वो एक खिलाड़ी बन जाएं। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी लोग जो थे आज कॉन्फिडेंट थे कि ज़ैम्पा अगर आज चल गए तो ज़बरदस्त होगा। देखिए, इस पिच पे तो पहले ही हमें नज़र आ रहा था कि उनकी बॉल जिस तरह मैंने कहा टर्न नहीं करती है ऐसा, और इस विकेट पे तो वैसे ही उन्होंने जब घास छोड़ दिया था तो ये चांसेस स्पिनर की परफॉर्मेंस वैसे ही थोड़ी लोअर साइड पे रहनी थी। अगर उन्होंने परफॉर्म करना था जो पहला मैच चेन्नई में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने कोई बड़ा
मिरेकल सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दिखा के जिताना था अपनी टीम को। उधर भी हमने देखा कि कुछ उनकी तरफ से बॉलिंग में कोई ऐसा नज़र नहीं आया। जैसे इंडियन बॉलर की बॉल बहुत ग्रिप करती थी, कुलदीप की बात करें, जडेजा की बात करें, अश्विन की बात करें, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन मिल रही थी। ये बताता है कि आपकी क्वालिटी स्पिन क्या है, जो एक प्रॉपर रेगुलर स्पिनर होते हैं। तो जंपा ने उधर भी कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की, और वही चीज़ हमें इधर भी नजर आई कि इधर भी उनको ऐसा स्पिन नहीं मिली, और जब उनके अगेंस्ट रन करने भी थे उन्होंने तो बड़ी हिटिंग की और उन्होंने अच्छा खासा रन ऑन बोर्ड लगाए। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है उसमें सारा प्रॉब्लम है। स्पिनर्स के बगैर तो आपकी टीम मुकम्मल नहीं होती, तो ये पार्ट ऑफ प्लानिंग नहीं होना चाहिए था बिफोर वर्ल्ड कप के हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। और पिचेस के मामले में तो ये है कि भारत की बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं कि उनकी पिचेस को देखते हुए स्पिनर्स का आना जरूरी है। यही बात सेम मैं कर रहा हूँ कि आपकी जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होती है वो ऑलमोस्ट कम से कम 6 मंथ साल पहले स्टार्ट हो जाती है। आप अपने 15-20 लोगों को आई कर लेते हो, स्क्वाड को बना लेते हो, फिर उनके साथ बैंक करते हो, फिर जिनकी 15 की बेस्ट फॉर्म होती है उनको फिर आप उतारते हो। और जो कंसिडरेशन में रखते हुए कि ये स्पिनिंग ट्रैक है, विकेट्स वैसे ही भारत के अंदर पूरी दुनिया से ज़्यादा बॉल स्पिन करती है और स्पिनर का एक बड़ा वाइटल रोल है वैसे ही ओडीआई के अंदर, तो आपको उनके साथ आना चाहिए था। फिर ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जिस तरह किसी कंट्री के पास पेस बैटरी नहीं है तो हम कहते हैं उसके पास पेस बॉलर नहीं है, तो इतना बड़ा सेटअप है ऑस्ट्रेलिया का, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड कहा जाता है हिस्ट्री की सबसे, तो अब उनके पास स्पिनर क्यों नहीं नए आ रहे? अगर चलें ये 2 प्लेयर जो मैंने नाम लिए ये नहीं रखने थे तो कोई एटलीस्ट डोमेस्टिक में आपके पास ऐसा लड़का जरूर होना चाहिए था जिस पे आप लड़ाई करते और लेके चलते। अगर आप बैटिंग और 312 का टारगेट दिया है, ये मेरा ख्याल है कम से कम साउथ अफ्रीकन सोच रहे होंगे कि हमने 40-50 रन शॉट बनाए हैं। जो मोमेंटम मिला हुआ था जब 2 आउट थे, जब इनके मार्करम और डीकॉक खेल रहे थे तो बड़ा इजीली लग रहा था कि ये 350 प्लस करेंगे। फिर जब क्लासन भी आया तो उनकी भी एक अच्छी पार्टनरशिप मार्करम के साथ लगी, तब भी लग रहा था कि 350 तो इट इज रिटन ऑन द वॉल। बट हम जैसे देखा कि मार्करम आउट हुए, वेरी नेक्स्ट ओवर में क्लासन भी आउट हो गए, तो जो एक मोमेंटम था वो एकदम उनका बैठ गया और ये फिर अभी बड़ी मुश्किल से 300 हुए हैं। अभी भी पैचेस वगैरह अगर पहले पकड़े जाते तो शायद 300 भी ना होता। तो ये क्या सेफ स्कोर हो सकता है चेस करने में? ये कितना मुश्किल होगा? अभी मेरा ख्याल है 50-50 पे आ गए हैं। वो जो एक हमने पहले मैच पे बात की थी, अगर 350 प्लस कर जाते तो 70-30 पे साउथ अफ्रीका लेके आ सकता था अपने रेशो को। बट वो जो उन्होंने कम रन बनाया वो, और जिस तरह हमने विदाउट एनी टेकिंग रिस्क हमने श्रीलंका के अगेंस्ट टोटल को चेस किया, तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन वुड बी वेरी हैप्पी कि हम साउथ अफ्रीका के पास क्या स्पिनर्स, उसके स्पिनर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं जो कि गेम को, इस स्कोर को रोक सकें इनके? बिल्कुल, उन्होंने आज एक और एडिशन शमसी तबरेज शमसी की है, वो भी कुलदीप की तरह ब्रेस्ट स्पिनर है और बड़ा शानदार किस्म का वो करते हैं, बॉलिंग करते हैं। उनके पास गुगली भी है, लेग ब्रेक भी है, फ्लिपर भी उनका अच्छा है आमवन, तो उनके पास भी सारी बॉल्स हैं। और उनका अगर देखा जाए तो जो रिसेंट स्टैट्स है तो बड़ी शानदार T20 और ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है। महाराज जो हैं वो फिंगर स्पिनर हैं, उनकी भी बॉल काफ़ी अच्छी खासी ब्रेक करती है, बट शायद इतनी ज़्यादा इस पिच के ऊपर मुझे ब्रेक नज़र नहीं आ रही। बट ये देखना पड़ेगा, हमने अभी वेदर के स्टैट्स भी देखे थे तो उसमें ड्यू फैक्टर भी ऐसा नहीं आ रहा, बहुत कम चांसेस है। अगर आया भी तो शायद कम ही मिले। हाँ, तो अगर आया भी तो काफ़ी लेट नाइट आने के चांसेस है, तो ये स्पिनर के लिए अच्छा साइन है कि एटलीस्ट उनको ये आइडिया है कि हमें ड्यू बॉदर नहीं करे, क्योंकि ड्यू आ जाती है तो फिर तो स्पिनर का रोल ही खत्म हो जाता है। चलें, इस पे भी अभी मजीद भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे और मैच के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। जी वेलकम बैक। तो हमें ब्रेक में इजहार बाजवा भी ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम इजहार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अभी पहली इनिंग कंप्लीट हुई है और 312 का जो है वो टारगेट दिया, तो इस टोटल को आप सेफ समझते हैं? देखिए, जिस तरह का मोमेंटम साउथ अफ्रीका ने शुरू में शो किया था, सिर्फ 2-3 विकेट्स पे उनके 150-200 स्कोर हो गया था, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था। तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इसको स्ट्रेच कर देगा 350 तक। और पिच भी ये जो लखनऊ की हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली तो ये बहुत ही बॉलिंग पिच रही है, जो बॉलर फ्रेंडली पिच रही है। और इवन क्यूरेटर को भी एक दफ़ा फारिग कर दिया था क्योंकि एक T20 हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, जिसके बाद बहुत ही लो स्कोरिंग T20 था। लेकिन जो आज की पिच है वो उससे बेहतर पिच लग रही है। इट हैज़ बीन रीलेड और इसमें थोड़ी बहुत ग्रास है, अदरवाइज ये इतनी कोई बहुत ज़्यादा बॉलिंग पिच नहीं लग रही, लेकिन इतनी प्योर बैटिंग पैराडाइज भी नहीं मुझे लग रहा। इस पे हम बात कर चुके हैं कि इस पे इस नई पिच बनाई है और इस पे ये पहला मैच है,
इसमें पहला मैच है और ये बहुत ज़्यादा कोई बैटिंग पैराडाइज में नहीं लग रहा है। इस तरह की पिच लग रही है जिसमें आपको रन्स करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ पिच वेयर यू कैन ब्लो द अदर टीम्स अपार्ट। गिवन द कॉन्टेक्स्ट के स्कोर जो है 300, ये बड़ा टाइट किस्म का स्कोर है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का स्कोर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एज अ चेजिंग टीम आप प्योर ये भी आपने नहीं कि ऑल आउट आके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और इस तरह का भी स्कोर नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लेके अपने आप को पिच पे सेट इन करो और फिर ऐसा ऐसा रन रेट 7-8 पे क्रीप इन कर जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चीज़, और हो सकता है शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे टाइट मैच हो। अच्छा। अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं वो मोर और लेस वन साइडेड गुजरे हैं, लेकिन जो ये वाला मैच है मुझे लगता है बड़ा टाइट होगा, क्लोज होगा, शायद आखिरी 2-3 ओवरों में ही डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। और रिगार्डिंग द चेज के कैसे साउथ अफ्रीका चेज करते हैं, इसमें 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑस्ट्रेलिया चेज करते हैं, 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यू बॉल में कगिसो रबाडा और लुइन एनगीडी जो है टफ बॉलर्स हैं, उनको कैसे आपके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन खेलते हैं। मिच मार्श आउट ऑफ फॉर्म है, वार्नर की भी बड़ी टेंटेटिव किस्म की लास्ट मैच में इनिंग्स थी, स्मिथ भी, लबुशेन भी। इंडिया के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर था वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। मोमेंटम के हिसाब से भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से 3-2 हारा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो जो ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर है वो कैसे हाउ वुड दे फेयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन न्यू बॉल। उसके अलावा स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनको कोटजे की जगह ये लेके आए हैं तबरेज शमसी को, और केशव महाराज तो है ही हैं उनके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। और ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मिडिल ऑर्डर इनके स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं ये बड़ा क्रूशल होगा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पिनर्स को उतनी टर्न या बाइट मिलती है सर्विस पे कि नहीं। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में भी मैक्सवेल ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने बतौर फिंगर स्पिनर उन्होंने 30-35 रन पे 2 विकेट्स ली, जबकि जैम्पा उसको काफ़ी मार पड़ी। तो ये डिपेंड करता है कि जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हैं वो कितनी अच्छी बॉलिंग कराते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया के जो मिडिल ऑर्डर है, जो लास्ट मैच था उनका इंडिया के खिलाफ, उसमें जडेजा और यादव और अश्विन ने बहुत ज़्यादा ट्रबल किया था इनको, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर को, और बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो साउथ अफ्रीका की स्पिन है और नेचुरली इतनी अच्छी स्पिन तो नहीं है जितनी इंडिया की स्पिन है, उसको कैसे वो टैकल करते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे और इरफान भी कह रहे थे कि ये जो यूरोप में खेलने वाले ज़्यादातर टीम्स होती हैं वो एशिया के जो कंडीशंस हैं उसमें उनको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का हमने देखा है वो ऑन एंड ऑफ खेलते रहे हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, या बाकी एशियन कंट्रीज़ में भी वो खेलते रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के लिए बैटिंग करना, अब बाद में चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना मुश्किल कर दें वो। देखिए, इसमें जो आप बात करी हैं कि कुछ चीज़ों का क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट किसी वैक्यूम में नहीं हो रही होती, उसके ऊपर आपके कल्चर का, आपके क्लाइमेट का, वेदर का बड़ा असर होता है। जो सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट वेदर है थोड़ा गर्म है और ह्यूमिड है, और उस हिसाब से हमारे ग्राउंड और पिचेस और कंडीशन भी इस तरह के होते हैं। और कुछ आपका इसमें जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं जो कुछ चीज़ों को फेवर देती हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है कि फास्ट बॉलर्स हमने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। उसके पीछे जो जब हम रिसर्च करते हैं तो टेप बॉल का बड़ा रोल है। यहाँ पे टेप बॉल बड़ी क्रिकेट खेली जाती है। टेप बॉल में जो बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग तो करा नहीं सकते, फास्ट बॉलिंग ही होती है, और उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बॉल करा के बैट्समैन को बीट करना होता है। इस वजह से एक ये इसको कंसिडर किया जाता है कि जो टेप बॉल ज़्यादा खेली, इसलिए हम फास्ट बॉल ज़्यादा। इवन हारिस रो ही यूज्ड टू प्ले टेप बॉल। इस तरह जो कंडीशंस होते हैं या क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट नेचुरली इस कुछ चीज़ों को, जो आपके खिलाड़ियों का जो मेकअप होता है उसको अफेक्ट करता है। सही। और टैलेंट को भी अफेक्ट करता है। इस वजह से जो स्पिनर सब कॉन्टिनेंट के कंडीशन है वो स्पिनर को सूट करते हैं, और प्रोड्यूस भी ज़्यादा स्पिनर्स करते हैं, और स्पिनर्स को खेलते भी बहुत अच्छा है हमारे फास्ट बॉलर। जबकि जो है इंग्लैंड के कंडीशन है या साउथ अफ्रीका के कंडीशन है या ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन है, वहाँ पे पिचेस बाउंसी होती हैं, स्विंग भी होती है, सीम भी होती है, और इस वजह से वहाँ के बैट्समैन जो होते हैं वो इस तरह की कंडीशंस पे ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, और वहाँ के फास्ट बॉलर्स भी अच्छा है। जो वहाँ के फास्ट बॉलर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। पाकिस्तान तो एक्सेप्शन है, लेकिन इंडिया और श्रीलंका से हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर्स बेहतर है। तो ये कुछ रोल प्ले करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो कहने जो मेरा इन शॉर्ट जो आपका जो कुछ नेचुरल एडवांटेज या टैलेंट जो चीज़ें होती हैं जो कुछ कंट्री को इंक्लिनेशन ले जाती हैं कि वो स्पिनर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या फास्ट बॉलर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं या बैटर्स अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओवर द ईयर
ईयर्स क्रिकेट ने बहुत इवॉल्व किया है। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में खेली जा रही है, जिसमें बिग बैश भी है, IPL भी है, PSL भी है, 100 भी है। तो उस वजह से जो ये ऐसे कंडीशन, ऐसे क्रिकेटर्स जो एक एलियन कंडीशंस पहले कंसिडर की जाती थी, क्योंकि पहले ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब यूज्ड टू हो गए हैं वो यूज्ड टू हो गया है, तो वो काफ़ी हद तक कवर अप तो हो गया है। लेकिन फिर भी जो एक नेचुरल टैलेंट होता है, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल एडवांटेज होता है किसी इलाके के खिलाड़ियों को, किसी कमांड पे, किसी स्किल पे। जिस तरह आप कह दें कि स्पिन हम बेहतर करते हैं, इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं, वो जो विद प्रैक्टिस उसको आप ओवरकम तो कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर डू प्ले करता है। ऐसा मैं ऐड करना चाहूँगा, असल में जैसा इजहार ने कहा कि असल चीज़ ये है कि पहले आपकी सिर्फ बायलैटरल सीरीज होती थी, तो बायलैटरल सीरीज में आपका एक कंट्री में या दूसरे कंट्री में या कंडीशन में जाने का चांस साल 2 साल के बाद होता था, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होती थी, फिर कुछ सारा स्क्वाड नहीं जाता, कभी कुछ गए। तो ये जो लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है, इसने दुनिया को या प्लेयर्स को एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सारी दुनिया में जाके खेलते हैं। अगर आप देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के 90% प्लेयर, इनके अलावा भी ये तो भी टीम के लड़के हैं, वो भी IPL खेलते हैं। और IPL नॉर्मली 1.5 मंथ का, क्योंकि साउथ अफ्रीकन तो आते रहते हैं इन लीग्स को खेलने के लिए जी, और 1.5 मंथ का होता है। और मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट ईयर हमारे इनके साथ सीरीज थी, हम साउथ अफ्रीका, हमारी टीम गई थी, तो वो सीरीज को छोड़ के लड़के IPL में चले गए। अच्छा। और इवन उस पर बड़ी फिर डिबेट भी हुई ICC के रोल के ऊपर, क्योंकि ये जो TT साइन हुआ है ICC का विद द टीम्स, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे और जो दूसरी लीग क्रिकेट है उसको बाद में देंगे। तो इनके साउथ अफ्रीका के बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आया कि आपकी कंट्री नेशनल टीम मैच खेल रही है दूसरी होम साइड अपनी गेस्ट टीम के साथ, और आप एज ए होस्ट उसको कर रहे हो, तो कैसे आपके प्लेयर कुछ मैच खेल के और IPL में जा सकते हैं डोमेस्टिक प्लेयर की हद तक तो चले सम अंडरस्टैंडेबल है कि उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा है, बट ये सारा चेक एंड बैलेंस या स्क्रूटनी इसकी रखनी किसने है? उनके बोर्ड ने रखनी है। ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो बड़ा उसमें प्रॉब्लम है। फिर अगेन लड़कों का एक्सपोजर अब हमने देखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इन कंडीशन का उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है कि जल्दी कर लेते हैं अपने आप को, कस्टमाइज जल्दी हो जाते हैं, तो इनके साथ अब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जो पास में है। मुझे अच्छी तरह याद है कि साउथ अफ्रीका जब बिल्कुल नई आई थी टीम 92 के वर्ल्ड कप के बाद, जब इन्होंने दुनिया की में दोबारा अपनी प्रेजेंस शो की, तो कम से कम 10 साल ये लेग ब्रेक बॉलर को नहीं खेल पाए। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब पाकिस्तान आए थे 98 या 99 में, तो इमरान ताहिर को, जो भी इनकी टीम के साथ खेले भी हैं, उनको इन्होंने पाकिस्तानी बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि आपके पास जितने भी लेग स्पिनर हैं तो आप हमें दें, हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मुश्ताक अहमद थे, फिर सिकलान मुश्ताक थे, तो इन्होंने सीरीज खेल ली थी। तो नेट बॉलिंग जब इन्होंने की तो इन्होंने देखा कि यार हमारे कंट्री में तो स्पिनर भी कोई नहीं है, तो इमरान ताहिर को फिर ये साथ ले गए। उसके बाद फिर इन्होंने अपने पास वो एक सर्टेन पीरियड होता है 4-5 साल का, वो पूरा किया और फिर नेशनलिटी दी साउथ अफ्रीका की, और फिर ये इन्होंने उनके डोमेस्टिक साथ खेलते रहे और फिर टीम में उनके साथ एज ए प्लेयर भी खेले। तो ये अब देखें वक्त के साथ जितने देखें किसी टीम की क्वालिटी को आपने गेज करना है, तो आप उस टीम की बॉलिंग लाइनअप देख लें। आप जितनी, क्योंकि 90% या 95% आपने जो नेट प्रैक्टिस करनी होती है आपने उन्हीं प्लेयर के साथ करनी होती है। अगर हम एरा को याद करें 99 से लेके 2010-11 तक, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड थी जो अनबीटेबल थी। ऐसा ही है। वो रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि वो जब प्रैक्टिस किन पे करते थे, शेन वॉर्न पे, मैग्राथ पे, ब्रेटली पे, ठीक है, गिलेस्पी पे। तो जब आपके पास इस तरह का पावर हाउस किस्म का आपके बॉलर का है और जो दुनिया के किसी टीम को उड़ा देते हैं, जब आपके बैटर भी सारा टाइम उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी तो आएगी। और इसी तरह हम अपनी 90s की टीम देखें जो दुनिया की सबसे बेस्ट टीम थी, तो किस लड़के हमारे इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, रमीज राजा किन पे प्रैक्टिस करते थे? वसीम अकरम पे, वकार यूनस पे, ठीक है, आकिब जुवैद पे। तो जब आपको जितना टाइम मिलेगा, क्वालिटी स्पिनर की बात करें, जिस तरह भारतीय क्यों स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लोग अक्सर कहते हैं, एक तो ये कि आप जब अपने डोमेस्टिक खेल रहे होते हो तो आपके डोमेस्टिक के अंदर वॉल्व देखना पड़ता है सर्कल में क्या है। अब 32 टीमें हैं भारत के अंदर डोमेस्टिक की, तो आपकी हर टीम में 2-2, 3-3 मस्ट खेल रहे होंगे, क्योंकि कंडीशन ही स्पिनर के लिए है। तो उसने, बॉलर ने अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए अपने आप को प्रूव कर रहा है, तो प्रूफ वो स्पिनिंग अच्छी करके करेगा। तो ये लड़का जब टीम में नहीं आया तो डोमेस्टिक जब खेल रहा है तो उन्हीं स्पिनर को खेलता आ रहा है। अच्छा, जब वो टीम में आ गया
तो किन पे प्रैक्टिस कर रहा है? कुलदीप पे कर रहा है, अश्विन पे कर रहा है, जडेजा पे कर रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी एक क्वालिटी स्पिन अटैक अगेंस्ट होती है। तो जब वो फिर आगे अगेन जब मैच में आता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, हम भी कल शायद आपको याद होगा हमने डिस्कशन की थी कि हमारे जितने बैटर हैं वो ऑफ द हैंड स्पिनर को रीड कर रहे हैं, ऑन द पिच नहीं कर, ऑन द पिच कर रहे हैं, ऑन द हैंड नहीं कर रहे, क्योंकि स्पिनर को जब आप ऑन द हैंड करते हो तो आपको पहले पता होता है कि बॉल गुगली आ रही है, लेग ब्रेक हो रही है, फ्लिपर है, आप बैट्समैन तैयार होता है, उसके लिए शॉट सिलेक्शन मसला नहीं होता। पिच से रीड करते हो तो आपको नैनो सेकंड का टाइम होता है, तो नैनो सेकंड के अंदर आपके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों हमारे पास, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर नहीं आ रहे, जो स्पिनर हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है कि वो डिक्लाइन की तरफ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी भी टीम को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा इरफान, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात इंडिया के और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से भी करना चाह रही थी, क्योंकि कल हम नहीं कर सके थे इस पे बात। अफगानिस्तान मुसलसल शिकस्त अफगानिस्तान को फेस करना पड़ रही है। वर्ल्ड कप में अब अफगानिस्तान की तो पोजीशन क्या होगी, और दूसरा हम देख रहे हैं कि इंडिया की फतूहात भी हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का जो आगे इंडिया के साथ मैच है वो कितना मुश्किल होने जा रहा है। हमने पहले भी जो मैच देखा पाकिस्तान और इंडिया का, हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर में आ गए थे। अब ये चीज़ें मजीद प्रेशर बढ़ा रही हैं। देखिए आयशा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट जो फैसेट उसका कहना चाहिए वो ये है कि आपकी टीमों की इंडक्शन होती है, वो भी पूरा 4 साल वेट करके उसमें आती हैं। अब एक तो ये है कि टीमों को बढ़ाने की भी बात की जा रही है कि अभी 10 टीमें हैं तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इसको 14 किया जाएगा, इस पे बात की जा रही है। अगर आप फीफा से रिलेट करें तो इससे बड़ी स्पोर्ट तो फीफा ही है। फीफा में 32 टीमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी बाकी तमाम नेशन को भी देनी होती है। लेकिन बड़ा वैलिड क्वेश्चन इस पार्ट पे है कि जब ये 6 टीमें तगड़ी हैं, 4 हल्की हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड है या श्रीलंका है, तो आप इनके साथ जब खेल रहे हो तो 90% और 95% आपको पता है कि ये वन साइडेड दूसरी टीम ने जीत जाना है, और वो कुछ खास कर भी नहीं रहे। अब अफगानिस्तान का ये तीसरा वर्ल्ड कप और एक विक्ट्री उनके क्रेडिट पे है। इट्स मीन कि दे आर प्लेइंग बिलो पार। तो वो आपने अपने आप को किस तरह एक्सुबरेट करके हाईलाइट करना है, दुनिया को बताना है कि यस वी आर हियर, हम आपको टफ टाइम दे सकते हैं। वो कहीं से जो मैं बात करता हूँ एनर्जी, वो पैशन, वो फड़क, वो भी नजर नहीं आती ना, और खास तौर पे आपको मुकाबला तो नजर नहीं आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, वो इवन बाकी मैचेस भी उनके आप देखें तो कुछ ऐसी हमें नजर नहीं आई। इवन अफगानिस्तान से वो बहुत बुरी तरह हार गए, तो लेकिन आप इन टीम्स को कुछ करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। अब ये दे आर नॉट न्यू वन। अफगानिस्तान को 15 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं खेलते हुए, बांग्लादेश को ऑलमोस्ट 28-29 साल हो गए हैं। तो बट डिस्पाइट ऑफ इट अगर ये उसी तरह की एक मीडियोकर मेंटालिटी माइंडसेट के साथ खेलते रहेंगे तो मेरा ख्याल है इनसे आगे तो शायद मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि ये नीदरलैंड की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, आयरलैंड ने अच्छा पास में परफॉर्म किया हुआ है, ये टीम शायद इनसे आगे निकल जाएंगी। तो ये बड़ा एक अलमिया, और मैं तो उसको गेज करता हूँ फैंस के उसके इंटरेस्ट के लिहाज से। अब एक बंदा जिसने 8 घंटे टीवी को ऑन करके मैच देखना है, अब हमारी तरह के क्रेजी लवर तो नहीं सारे होंगे ना, वो हमने तो चले उस अपने पैशन में देखना है। 90% तो ये होंगे जो इसमें एंटरटेनमेंट डिमांड कर रहे हैं। अब अगर आप उसको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको क्या लगेगा, ये 150 पे आउट हो रहे हैं, 160 बना रहे हैं, अच्छा बैटिंग दूसरी टीम करने आई है, वो 400 बना रहे हैं, वो 200 रन से हार गए, वो 250 रन से हार गए, तो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। वो कह रहे हैं क्या बोरिंग गेम हो रही है, कोई अच्छा, इंटरेस्ट एक नहीं है। फायदा हुआ है कि अफगानिस्तान की वजह से रोहित शर्मा के जो है ना वो रिकॉर्ड बन गए हैं, सेंचुरीज के भी और सिक्सर्स के भी। नहीं, सिर्फ उनकी वजह से नहीं बने, उन्होंने पिछले कई सालों से कल तो उनके बने हैं ना 554 की, जो उन्होंने छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है अपना। वो एक मैच में नहीं ना बनाया, वही तो मैं कह रहा हूँ पूरे कैरियर की नहीं होता तो वो फिर 553 ही रहते हैं। रोहित शर्मा को जितना हम प्रेस करें, अप्रिशिएट करें, वो कम है। का रिकॉर्ड तो बना दिया क्रिस गेल का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, उन्होंने अपने कैरियर में जो छक्के लगाए थे उसको ब्रेक किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह की एक लेजी एलिगेंस उनसे एसोसिएट की जाती है, क्लास एसोसिएट की जाती है, इधर आपको एक क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे थिंक टैंक के ऊपर भी कि आप जब आपका कोई मैच विनर होता है आप उस पर बैंक करते हो। अब देखिए रोहित शर्मा पिछले मैच में 0 में आउट हुआ, इधर उन्होंने बड़ी शानदार सेंचुरी कर दी। इसी तरह हमारे जो बैटर भी है उनको भी दिखना पड़ेगा कि हो जाता है क्रिकेट में आप रन नहीं करते, बट आपको जब खेलना तो फिर बड़ी इनिंग्स खेलनी है। हम फखर से यही एक्सपेक्ट करते थे कि फखर जब खेलेगा, चले 2, 4, 6, 8 इनिंग्स खराब हो गई, फिर एक बड़ी इनिंग्स आएगी जो कि नहीं आ रही। तो होता बैड पैच भी होता, बट कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो फिर ऑब्वियसली आप अपने ये तमाम जितने भी जो शेल्स होते हैं इनसे आप बाहर निकल के आप डोमिनेट कर पाते हो। तो ये कई छोटे छोटे एरियाज हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, बट मेजरली चीज़ों को ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करें। और एक जो रोहित शर्मा की आपने छक्कों की बात की,
दुनिया में पाकिस्तान पहली साइड बन चुके हैं जिसने 1000 बॉल्स खेलनी है पावर प्ले में, बस छक्का कोई नहीं लगाया। ये बड़ी सरप्राइजिंगली एक वेयर्ड चीज है। और क्यों हमने और मैच भी जीते हम। अब दुनिया देखे जिस तरह क्रिकेट हो रही है 350-400 की बात करती है, हम 300 के तक की बात करते हैं और बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप कैचअप करना चाहें अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, तो आप बोर्ड पे 350-400 लगाना, तो आप छक्के ना मारें, छक्के तो मारने पड़ेंगे आपको। पावर हिटिंग करनी पड़ेगी। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की तो बड़ी मजबूत टीम है, और ओवरऑल अगर इनके स्टैट्स की बात भी करें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड वर्ल्ड कप की, तो टोटल इन्होंने 6 खेले हैं जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया ने और 2 जो है वो साउथ अफ्रीका ने विन किए हैं। और ओवरऑल जो है ओडीआई की बात करें तो 108 में से 50 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और 54 जो है वो साउथ अफ्रीका ने। क्या ऐसी वजह है कि साउथ अफ्रीका इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी कभी टाइटल अपने नाम नहीं कर सके? देखिए, जो इरफान भाई बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने एक एरा में क्रिकेट को प्योर डोमिनेट किया, वो 99 से लेके 99 में का वर्ल्ड कप जीते, 2003 का जीते, 2007 का वर्ल्ड कप जीते, 2010 के एरा तक ऑस्ट्रेलिया ने प्योरली डोमिनेट किया। लेकिन जो सेकंड साइड थी जो सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव रही इस दौरानिए में ऑस्ट्रेलिया की, दैट वाज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऑन पेपर तो हमेशा उनके पास जैसे खिलाड़ी रहे हैं, हर्शल गिब्स जैसे, गैरी कस्टन जैसे, एलन डोनाल्ड जैसे, जॉन्टी रोड्स जैसे, लांस क्लूजर जैसे बहुत लेजेंड्स खेलते रहे साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा। उनका प्रॉब्लम ये रहा कि बायलैटरल सीरीज़ में शायद वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते थे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे। लेकिन जब कोई बड़े टूर्नामेंट्स आते थे उनमें एक चोकर का टैग उनके साथ एसोसिएट हो गया, और ये ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिससे टीम को ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जैसे देखें हमारे साथ भी यही हुआ है इंडिया पाकिस्तान के साथ। इंडिया के खिलाफ जो हमारा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है, ये तो अब जाके आपने देखा होगा कि 2010 के बाद का डेकेड है, इसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से बेहतर होगी। अदर हिस्टोरिकली देखें 80s में 90s में इवन जो 2000 से लेकर 2010 का एरा था उसमें भी पाकिस्तान की टीम इंडिया से बहुत बेहतर थी। आपके पास वसीम अकरम वकार जैसे बॉलर थे, बैट्समैन आपके पास सईद अनवर जैसे थे, इंजमामुल हक थे, बड़े लेजेंड्स की टीम थी हमारे पास, और हमारी ऑन पेपर इंडिया से टीम बहुत बेहतर थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता था हम इंडिया से हार जाते थे। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें मेरा ख्याल है शायद कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी रोल है, कुछ इस तरह के है कि कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि क्या वजह ऐसी वजह है कि आप वैसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हो, लेकिन जब एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आता है, एक पर्टिकुलर इवेंट आता है, शायद आप ओवर थिंक कर जाते हो या शायद आप यू ट्राई टू हार्ड टू गेट ओवर इट, तो इस तरह से आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते। वो शायद ये भी फोबियाज की एक कोई किस्म है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के साथ भी ये हुआ है। आप जो मेरे ख्याल में जब से ओडीआई क्रिकेट का अरूज हुआ है वो 90s के एरा के बाद, पहले तो ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट पे ही, तब से साउथ अफ्रीका हैज़ बीन द नंबर 2 टीम टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आउट क्लास रही है, उन्होंने डोमिनेट किया क्रिकेट को, खासतौर पे जो 10-15 साल का एरा मैंने भी पहले मेंशन किया। लेकिन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन क्लोज चैलेंजेस, और ऑन पेपर शायद साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से भी स्ट्रॉन्ग रही है, जो खिलाड़ी उनके पास रहे और बड़ी बैलेंस टीम रही है। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बारी आई है वो उसमें चोक कर गया। और इसी तरह इंडिया की टीम भी, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया से हिस्टोरिकली बेहतर रही। अब जाके जो 2010 के बाद से हम कह सकते हैं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड है उसको बेहतर किया और पाकिस्तान एडवांटेज हासिल है। लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेलता है तो वो हार जाता है। लेकिन चलिए शुक्र है T20 में तो हमने उनको जो एक साइकोलॉजिकल है, मतलब हम T20 बस खेलने वाले रह गए, तो ओवरकम कर लिया कि दुबई में वो चेज किया रिजवान और रिजवान ने। उम्मीद करते हैं अब ये जिस तरह मैच आ रहा है इसमें हम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, ये जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो दोनों टीम्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं आज वाली? बिल्कुल, ये बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो दोनों का बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त लगता है। दोनों के पास एंकर करने वाले प्लेयर भी हैं, इनिंग्स बिल्ड करने वाले भी हैं और पावर हिटर भी हैं। खास तौर पे अभी जैसे इनिंग स्टार्ट होने लगी है तो मिचेल मार्श का रोल मैं बहुत देखता हूँ, क्योंकि वार्नर का स्टार्ट हो चुकी है जी पहली गेंद अभी हुई है, तो वो ऑब्वियसली वो उनका जो है, मिचेल मार्श को मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ। ये एक ऐसा ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या की तरह जो बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है और बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और पावर हिटिंग इनके अंदर एक प्रॉपर पावर हिटिंग वाली है। फिर इस स्टीव स्मिथ का, और अगर लबुशेन की बात करें तो वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं और मोमेंटम देंगे आगे उसको फिनिश करने के लिए। इन्होंने आज इंग्लिश को चांस दिया है जो कीपर इनके बैट्समैन है, वो बड़े आउटस्टैंडिंग है। फिर इसी तरह स्टोइनिस आज वापस आ चुके हैं, इंजरी थी उनको,
मैक्सवेल का बड़ा वाइटल रोल है, तो फिनिशर इनके पास पूरा एक पावर हाउस मौजूद है। अब जैसा मैंने हैविंग सेड दैट कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो ऑस्ट्रेलिया का था वो लैक करता था, उसी की वजह से इनका पूरी टीम का कॉम्बिनेशन जो मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अगर ये किसी तरह एक आधा स्पिनर साथ कैरी कर लेते तो ये मेरा ख्याल, आप देखें ना, अब इनके पास जो 15 का स्क्वाड है उसमें इन्होंने कम से कम 10 बैट्समैन डाल दिए। अभी ट्रेविस हेड इनके डगआउट में बैठा हुआ है, जो शायद इस टीम में कई प्लेयरों से बेहतर बैट्समैन और बड़ा कंसिस्टेंट रन करने वाला बैटर है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आपको ये चाहिए था कि एक आधा बैटर आप कम लेके आते इंडिया, बट एक स्पिनर को साथ कैरी करते जो इनको आगे मैचेस में, या पहले मैच में भी हम ही देखा, दोनों मैचेस में तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस लिहाज से, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो बैटिंग की हमने बहुत बात कर ली। उनके पावर नंबर 3 भी ज़बरदस्त बैटर हैं। पावर हिटिंग के लिहाज से मिडिल ऑर्डर में सबसे तेज़ खेलने वाले दुनिया के बैट्समैन उनके हैं। एक स्टैट्स आए थे जिसमें स्ट्राइक रेट में सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका है मिडिल ऑर्डर में। एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 है। बड़ा सरप्राइजिंगली ये एक स्टैट्स हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारी सबसे अच्छी एवरेज हमारे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की। हमें याद पड़ता होगा कि 2 साल हमने बहुत रोया कि हमारे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, तो बट स्टैट्स कुछ और बता रहे हैं। स्टैट्स बता रहे हैं कि हमारी एवरेज सबसे बेहतर है। तो अब जो हमारी चीज़ है कि अब इन्होंने आज जो तबरेज़ शम्सी को ऐड किया, मेरा ख्याल है जिस मैच में मेक और ब्रेक की जो चीज़ होगी वो इनके दोनों स्पिनर होंगे, तबरेज़ शम्सी और दूसरा महराज। अगर ये अच्छी बॉल करती है तो साउथ अफ्रीका वुड बी हैविंग वेरी गुड चांस। सेकंड इनिंग तो स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं किस तरह का गेम चलता है और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और हम इजाजत चाहेंगे रात 11 बजे फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।